वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर आने वाले नए कानून पर आजकल देश में जोरदार बहस चल रही है और इस कानून में संशोधन की क्यों जरूरत पड़ी और क्यों मुस्लिम पक्ष का एक वर्ग नहीं ये चाहता है कि इसमें कोई संशोधन हो और आखिर कैसे इस वक्फ बोर्ड के नाम पर गुजरात के बेट द्वारका में पहले विशेष समुदाय के मजहबी स्थल बनाए गए और फिर आसपास सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया, वो भी डिटेल में आज आपको बताएंगे हम। साथ ही बताएंगे कि जब इस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला तो कैसे ओवैसी वक्फ बोर्ड कानून की दुहाई दे रहे हैं और वक्फ बोर्ड का इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने एक नया मंसूबा बनाया। सौ साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को कब्रिस्तान को शहीद कर दिया। बुड्ढा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा, नौजवान भी बोलेगा जवानी मस्जिद पे कुर्बान, मैं भी कुर्बान। इस बीच बड़ी खबर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से जुड़ी हुई है। जेपीसी की बैठक में विपक्ष के सभी 44 संशोधन प्रस्ताव खारिज हो गए। 2024 में सरकार बिल को पेश किया गया था और फिर इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया था। सभी स्टेक होल्डर्स के संशोधन पर चर्चा के बाद विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज किया गया है। विपक्ष के 44वां संशोधन भी 16 और 10 के वोट के अंतर से गिर गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से पेश सभी 22 संशोधन पास हो गए। 29 जनवरी तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। विपक्ष ने डिसेंट नोट दिया तो रिपोर्ट में इसे शामिल किया जाएगा। फिलहाल पूरी रिपोर्ट करीब 500 पेज की। फटाफट आपको बता देते हैं कि आज जेपीसी की आखिरी बैठक में आखिर हुआ क्या और विपक्ष को क्यों लोकतंत्र की दुहाई देना पड़ रहा है। आज जो जेपीसी की बैठक हुई उसमें वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी ने मंजूरी दी। आज 44 संशोधनों पर चर्चा हुई जिसमें से एनडीए के 22 संशोधन पारित हो गए जबकि विपक्ष के सभी 44 संशोधन संसदीय समिति से खारिज हो गए। और इस बीच विपक्ष ने जेपीसी अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाया और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर चिंता भी जताई। विपक्ष ने बीजेपी पर दिल्ली चुनाव में फायदा लेने के लिए जल्दबाजी करने का भी आरोप लगाया। जेपीसी की फाइल रिपोर्ट 29 जनवरी तक जमा की जाएगी। बजट सत्र के दौरान सदन में रखी जाएगी इसे और जेपीसी की रिपोर्ट को बजट सत्र के दौरान सदन में रखना है, इसलिए अब यह रिपोर्ट तैयार होना बेहद जरूरी है। पूरे 44 जो हमारे क्लाजेस थे उस 44 में उनका संशोधन था। मैंने एक एक क्लाज पे उनका सबका नाम पढ़ा। मैंने पूछा कि आप अपने अमेंडमेंट्स को मूव कर रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा हम अमेंडमेंट्स को मूव कर रहे हैं। तो जब अमेंडमेंट्स को उन्होंने मूव किया तो इससे डेमोक्रेटिक ढंग से कोई चीज़ें हो नहीं सकती। अब अगर हमने अमेंडमेंट मूव किया और उसके अगेंस्ट 16 लोग वोट दे रहे हैं और उनके अमेंडमेंट्स के फेवर में केवल 10 दे रहे हैं तो फिर क्या डेमोक्रेसी में 10 वाले अमेंडमेंट्स को स्वीकार कर लिया जाएगा? स्वाभाविक है कि चाहे पार्लियामेंट हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, कोई भी अमेंडमेंट्स हो, वो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पे उन्होंने सहमति भी व्यक्त किया। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी बैठक की कार्यवाही पर सवाल उठाए, निंदा की। जगदंबिका पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी गई। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि आज का दिन बहुत दुखद है। आज ये मुसलमानों पर हमला है, कल दूसरे लोगों पर भी होगा। दूसरी ओर जगदंबिका पाल ने कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत की राय को प्राथमिकता दी गई। जगदंबिका पाल इज द ग्रेटेस्ट blacklister of the democracy. He is a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया। और नीतीश कुमार आज उसको सपोर्ट किया और चंद्रबाबू नायडू दे हैव सपोर्टेड द बिल। चिराग पासवान
हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार आज के बाद वेंटिलेशन में चला जाएगा पॉलिटिकली। तो कुछ हम लोग को कुछ सुजोग कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया, हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। यू विल नॉट बिलीव दैट वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक ए सिंगल। देखिए, ये खेल तो संख्या का है। लोकतंत्र के अंदर संख्या की वैल्यू होती है, लेकिन संसदीय परंपराएं और देश की परंपराएं कुछ हैं, उन परंपराओं का ह्रास हो रहा है। फिर तो ये हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप किसी की भी भैंस हाँक लेंगे। आपके पास ताकत है तो आप किसी को भी निकाल दो, उसके घर से निकाल दो। आप तो ताकत का मुजाहिरा हो रहा है ना, तो सिर्फ ताकत से चल रहा है काम। ये आज बहुत दुखद दिन है। जगदेव मेघापाल जी का नाम भी इतिहास में दर्ज होगा। आज ये मुसलमानों पर हमला है, कल ये दूसरे लोगों पर भी होगा। और ये देश के अंदर जो माहौल पैदा करना चाह रहे हैं नफरत का, नफरत से देश नहीं चलेगा। देश तो मोहब्बत से ही चल सकता है। संख्या बल के आधार पे आप पूरे के पूरे एक कम्युनिटी को साइड लाइन करने की बात कर रहे हो। सारी प्रॉपर्टी आप कब्जा लोगे। दूसरी तरफ AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने बेट द्वारका में पिछले दिनों अवैध निर्माण पर हुए बुलडोजर एक्शन को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से जोड़ दिया। ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार वक्फ कानून को कमजोर करना चाहती है ताकि बेट द्वारका जैसे एक्शन किए जा सके। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बेट द्वारका में कब्रिस्तान और दरगाह को तोड़ दिया गया, जो कि सरकारी रिकॉर्ड में पहले से दर्ज है और सरकार ने उसे कभी चुनौती नहीं दी। लेकिन अब गुजरात में मुसलमानों और उनके इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल ओवैसी मुस्लिम समाज को यह जताना चाहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हुआ तो बेट द्वारका जैसा एक्शन हर जगह होगा। इसलिए ओवैसी ने लिखा कि मुसलमानों और उनकी इबादत गाहों को निशाना बनाया गया, कब्रिस्तानों को निशाना बनाया गया, डेमोलिशन की कार्रवाई हुई। कब्रिस्तान दरगाह को सरकारी रिकॉर्ड में इसी रूप में मान्यता है। राज्य सरकार ने कभी भी उनकी स्थिति को चुनौती नहीं दी। बेट द्वारका में तोड़फोड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन है। वक्फ अमेंडमेंट बिल और मोदी सरकार पर भी निशाना ओवैसी ने साधा। ओवैसी ने कहा कि इस बुलडोजर एक्शन से यह भी साबित होता है कि मोदी सरकार वक्फ विधेयक में संशोधन क्यों करना चाहती है और वक्फ के खिलाफ सुरक्षा को कमजोर करना चाहती है। देश में वक्फ के नाम पर लगातार जमीनों का अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन जब अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो ओवैसी को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने अपनी तहरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को मिसमार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल कानून बनता है तो करना चाहते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी जगह पर डेमोलिशन नहीं होगा, मगर उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई। ओवैसी मुस्लिम वोट के लिए चाहे जितने भड़काऊ बयान दें, लेकिन हकीकत यह है कि समुद्र किनारे बसा बेट द्वारका सामरिक लिहाज से काफी अहम है, इसलिए सरकार ने वहां पर एक्शन लिया। दरअसल बेट द्वारका समुद्र किनारे आयरलैंड जैसा एक इलाका है। पाकिस्तान से 80 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। ये सीमा की सुरक्षा को लेकर यह बेहद अहम इलाका है। पाकिस्तान से ड्रोन स्मगलिंग के लिंक भी मिले हैं इस इलाके में। कई बार ड्रग्स की स्मगलिंग की बोट भी पकड़ी गई है। सरकारी जमीन पर मस्जिद मजार बनाकर कब्जा किया गया। 70% गोचर की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। लोगों ने धार्मिक स्थल के साथ बनाए अवैध घर भी यहां पर, और 12 धार्मिक स्थल तोड़े गए, जिसमें से 9 दरगाह, मस्जिद, द्वारका तीर्थ क्षेत्र विकास में अवैध निर्माण बाधक काशी विश्वनाथ की तरह द्वारका कॉरिडोर की योजना के तहत तोड़े गए। गुजरात के बेट द्वारका में जिस तरह अतिक्रमण हुआ था वो समुद्र के करीब का इलाका है। आपको ये 2 तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, कैसे मजहब के नाम पर मस्जिद और मजार यहां पर बनाई गई थी और उसके पास बस्तियां बसाने की कोशिश की गई। ये 2 तस्वीरें, एक तरफ आपको अतिक्रमण से पहले की स्थिति दिखाई दे रही है, जब यहां पर मस्जिद और मजार बनाई गई थी,
लेकिन बाद में बुलडोजर चला और अब यह इलाका पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त है। समुद्र के किनारे की जमीन मैरीटाइम बोर्ड की जमीन थी, लेकिन पिछले कई दशकों से यहां पर अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद सरकार ने जमीनों को वेरीफाई किया और कोर्ट तक मामला पहुंच गया। फिर इसे अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। देश भर में शोर मच रहा है कि वक्फ बोर्ड के कानून को कमजोर कर मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इस वक्फ बोर्ड से जुड़ा एक और सच सामने आया है, और यह किसी शख्स का नहीं बल्कि यूपी सरकार का दावा है कि यूपी में राज्य में वक्फ ने करीब 78% सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। यह दावा वक्फ संपत्तियों के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है और किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 14,000 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से 11,700 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा है। लखनऊ का छोटा बड़ा इमामबाड़ा भी सरकारी जमीन का हिस्सा है, और बेगम हजरत महल पार्क भी वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं बल्कि यह सरकार की जमीन है। इसके अलावा अयोध्या में बहू बेगम का मकबरा भी सरकारी जमीन का हिस्सा है, और ज्यादातर सरकारी जमीनों पर मस्जिद और कब्रिस्तान बना दिए गए। यह अलग बात है कि अब तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब सर्वे किया जा रहा है और जांच की जा रही है तो सच्चाई सामने आ रही है। लेकिन जब मोदी सरकार ने वक्फ के इस लूटपाट पर नकेल कसने की कोशिश की और वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के लिए बिल लाए तो हो हल्ला शुरू हो गया। देखिए ओवैसी कैसे आने वाले इस नए कानून को लेकर भड़के हुए। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा?